अच्छे से मेहनत करो, जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो रहा है अच्छे से मेहनत करो, एक्सेप्ट योर वट एवर यू गेट, एक्सेप्ट करो और उसको एम्ब्रेस करो। चेंज कर सकते हो चेंज करो, दैट्स इट, बट अपना टाइम वेस्ट मत करना, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। बाकी अपनी आर्टिकलशिप को ज़रूर इन्जॉय करना, इन्जॉयबल पीरियड होता है, एंड मस्ती ज़रूर मारना, दोस्त बनाना, एंड कलीग्स मत बनाना, सिर्फ दोस्त भी बनाना भाई। हाय गाइस, दिस इज कार्तिक दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे रफली 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं डेलोइट के अंदर एज एन आर्टिकल इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा, डेलोइट में कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्टैट ऑडिट में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड हाउ इज़ द वर्क कल्चर एट डेलोइट, एंड कैसे क्या मेरे रिग्रेट्स हैं इन 6 महीनों के, एंड क्या मेरे रिग्रेट्स हैं डेलोइट में आने के एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट के, एंड क्या मुझे फ़ायदे लगते हैं इन्हीं सब चीज़ों के। ये सब मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से परस्यू करनी है एंड कौन सी डोमेन में करनी है। सो यू विल गेट अ क्लैरिटी आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर नोइंग माई एक्सपीरियंस। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना बिकॉज पूरी जर्नी मैंने ढंग से एक्सप्लेन करी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार आर्टिकलशिप मैंने ज्वाइन कैसे की डेलोइट के अंदर। तो भाई देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ यार, लोग मुझसे पूछते रहते हैं तूने कैसे ज्वाइन करी, तूने कैसे ज्वाइन करी। यार मेरा और आपका तरीका ज्वाइन करने का अलग होगा। देयर इज़ अ सिंगल रीज़न, 4 वर्ड का रीज़न है, दैट इज़ रैंक। रैंक के कारण रीज़न डिफरेंट होता है, यू शुड नो इट, बिकॉज रैंकर्स को ऑब्वियसली एनी वन वुड प्रेफर। यार आप खुद सोचो, अगर आपकी कोई फर्म है, आपको कोई आके बोलता है कि भाई 2 आर्टिकल्स है, एक ऑल इंडिया रैंकर है एंड एक कोई, किसी को मान लो 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो whom would you select at the very first place? आप चाहोगे ना कि रैंकर ही रखूँ मैं अपनी फॉर्म में, तो इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। बट वी कैनॉट डू एनी थिंग अबाउट इट रियली। तो सोल्यूशन क्या है, हम आए कैसे? आप रेफरेंस ढूंढो भाई, आप लिंक्डइन वगैरह पे जाओ, या जैसे मैं हो गया, मेरे जैसे और लोग ढूंढो, लिंक्डइन वगैरह पे जाओ, थोड़ी दोस्ती करो, कनेक्शन बनाओ। किसको सर्च करोगे? एसोसिएट जो होते हैं और सीनियर एसोसिएट, ये आर्टिकल्स होते हैं डेलोइट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग फर्म्स के आप नाम सर्च करो, आपको मिलेंगे वहाँ पर, एंड उनसे कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे, मैसेज करो, दोस्ती करो। देखो ईजी नहीं होता, 10 में से 5 लोग या 8 लोग तो आपकी कनेक्शन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2 लोग करेंगे, और जो 2 लोग करेंगे उसमें से भी एक आधा ही मुश्किल से आपसे बात करेगा, अदरवाइज नो वन हैज़ दैट टाइम एंड इंटरेस्ट टू टॉक टू एनीवन, ठीक है। तो टाइम लगता है भाई, मुश्किल है, बट क्या कर सकते हैं। अगर अभी आप पढ़ाई की मुश्किलें झेल सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप इस मुश्किल से झेल लो। बट येस, एवरीवन हैज़ टू फेस डिफ़िकल्टीज़। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि भाई आप रेफरल्स वगैरह ढूंढो, रेफरल्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल होना होगा, वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की बात बोले तो फिर से मैं बोलता हूँ कि रैंकर्स, मेरी रैंक थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ईजी था, चिल इंटरव्यू था। दे ऑलरेडी वॉन्टेड मी टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट दैट द इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड फॉर फॉर्मेलिटी पर्पसेस। बट अगर ऐसा नहीं होता, बिकॉज मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि जीडी राउंड वगैरह भी डेलोइट में होता है, मेरा नहीं हुआ था, मेरा एचआर राउंड हुआ था। उसके बाद डायरेक्टली आई वाज इन एन इंटरव्यू विद अ पार्टनर, एंड 25-30 मिनट का इंटरव्यू था, वो खत्म हो गया, एंड दैट टू वेंट वेरी रिलैक्स्ड। बट जहाँ दूसरे दोस्त थे, मुझे पता है उनका जीडी राउंड वगैरह भी हुआ था। सो होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रेफरेंस ढूंढो, एंड जीडी राउंड स्किप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो तो गिव दैट राउंड, वो राउंड्स दे के ही आप आगे बढ़ोगे। बट यू हैव टू फाइंड सम रेफरेंस, वही फ़ायदा करते हैं। तो आर्टिकलशिप में आने का तो यही है। इंटरव्यू की बात करूँ, मेरे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे, तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं पूछा, कोई इनकम टैक्स लो कुछ भी नहीं, बेसिक सी चीज़ें पूछी, ऑडिट क्या है, आपके रिज्यूमे के बारे में बता दो मुझे, कॉलेज का क्या सीन था, यूट्यूब क्या कैसे मैनेज करोगे आर्टिकलशिप के साथ, एंड इस एंटिटी का फॉर एग्जांपल कोई बेकरी है तो उसका ऑडिट करने जा रहे हो तो आप उसकी इन्वेंट्री कैसे चेक करोगे, कोई ऑयल मिल है तो ऑयल की इन्वेंट्री कैसे चेक करोगे। बेसिक चीज़ें, दे वर जस्ट चेकिंग आर लॉजिक्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़, बाकी कुछ भी नहीं था, इतना ही था, और कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने पूछा नहीं। तो वो बिल्कुल लाइट हार्टेड सा इंटरव्यू था, ठीक है। बाकी सबके लिए चीज़ वेरी कर सकती है, कौन इंटरव्यू ले रहा है ये भी मैटर करता है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि डेलोइट में मैं आया कैसे। अब बोलोगे वाई डेलोइट, बिकॉज डेलोइट ने मुझे चूज़ किया, सीधा सीधा बोलता हूँ। और बिग फोर्स के मेरे पास कॉल्स नहीं आए थे, केपीएमजी का आया था बट वहाँ अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरे पास कोई सिलेक्शन का या कोई मैसेज नहीं आया। दे हैड माई आई हैड अ मेल फ्रॉम केपीएमजी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, बट वो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाया ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस, इसलिए मैं केपीएमजी नहीं देख पाया। एंड रही बात ईवाई एंड दूसरी फर्म्स की, तो उनका ईवाई की वैकेंसी ख़त्म हो गई थी पहले ही, एंड पीडब्ल्यूसी का आई डोंट नो रेफरल
कहीं न कहीं शायद मिला था मुझे, बट हो नहीं पाया ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, वो ऐसे ही इधर-उधर हो गया पीडब्ल्यूसी। तो ये रीज़न था। बिग 4 मैंने जॉइन क्यों किया? देखो भाई, पहले तो मेरा मन था कि मैं छोटी फर्म को ही जॉइन करूँ, जिसमें मल्टीपल डोमेन्स का एक्सपोज़र लूँ। सबसे ज़्यादा जीएसटी का लूँ, मेरा मन उसमें था। कोई लिटिगेशन वगैरह या जो केस होते हैं जीएसटी के, उस चीज़ को सीखूँ। बट जैसे ही रैंक आई उसके बाद सबने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू, ये रैंक आई है तो बिग 4 में जा। रीज़न क्या है? तेरे पास रैंक है, बिग 4 है, प्लस तू जब सीए फाइनल की तैयारी करेगा, अगर वहाँ पे भी बाय चांस रैंक निकल गई, तो ये 2-2 3-3 चीज़ें जब मिल जाती है, तेरे को ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। सो आगे कहीं पे भी जॉब करना चाहेगा तो ईज़िली, लाइक 25 24-25 लाख के अराउंड का पैकेज, अगर अच्छी प्रोफाइल है तो तू उठा सकता है। तो इसीलिए मैं बिग 4 में आया, बिकॉज़ मेरी रैंक थी। अगर रैंक ना आती तो शायद बिग 4 भी मेरे को ईज़िली ना मिलती, एंड सेकेंडली मैं बिग 4 में शायद जाता भी ना, बिकॉज़ फिर मेरा इतना रहता ना, है ना? बट अब रैंक आ गई, बिग 4 आ गई, सीए फाइनल में बाय चांस रैंक आ गई, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ब्रांड वैल्यू बना देती है। उसके कारण होता क्या है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर लेते हैं। अगर कल को प्रैक्टिस करनी ही हुई, ये जो भी है प्रैक्टिस, ऑब्वियसली मेरा इंक्लिनेशन प्रैक्टिस की तरफ ही है, तो भी क्या ही दिक्कत है, अपने उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। बट एटलीस्ट वील हैव समथिंग ऑन द रिज्यूमे, तो कभी भी जॉब करनी होगी तो उस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। तो दिस वाज माय थॉट कि बिग 4 में क्यों आना है, इन स्टैट ऑडिट में क्यों आना है, एम&ए में या टैक्स में क्यों नहीं जाना बिग 4 के अंदर, बिकॉज स्टैट ऑडिट इज़ मोर जनरल। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, समझ नहीं आता था कि कौन सी डोमेन में जाना चाहिए, तो मैंने सोचा स्टैट ऑडिट में चलते हैं। इसमें आपको ऑडिट्स का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, उसके साथ आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपोजर मिलता है, ये दो का सबसे ज़्यादा मिलता है, बाकी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का अदर मिलता रहता है। बाहर घूमना काफ़ी होता है, ये सब चीज़ों के कारण मैंने स्टैट ऑडिट चूज़ किया, एंड कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक भी है, बट बिग 4 का स्टैट ऑडिट इज़ अ बिट बोरिंग। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, बट यही है स्टैट ऑडिट का। ठीक है, ये क्यों चूज़ किया, इसलिए था बिकॉज आपको फाइनेंशियल्स की नॉलेज अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर अदर डोमेन्स। तो ये था रीज़न। अब बात करते हैं मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले ऑडिट में एक चीज़ जान लो कि आपके पास दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं, दैट इज़ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। ठीक है, तो अनलिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली प्राइवेट या पब्लिक। इनके अंदर आपको 30 सितंबर तक अपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं, 30 सितंबर तक अपने फाइनेंशियल्स आरओसी को देने होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, तो इसलिए इतना इसमें लोड नहीं रहता। बट जो लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं उसके अंदर आपको हर 3 महीने के एंड पे लिमिटेड रिव्यूज़ करने होते हैं। बेसिकली लिमिटेड रिव्यू मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट का छोटा भाई है। स्टैट ऑडिट में बहुत डिटेल्ड होता है, लिमिटेड रिव्यू इज़ नॉट दैट डिटेल्ड, वो काफ़ी कम डिटेल्ड रहता है। जो मेजर मेजर एरियाज होते हैं एंड वो देखते हैं, एंड वेरिएंसेस बना देते हैं अपने कि पिछले क्वार्टर से इतना डिफरेंस था तो ये वेरिएंस है, इसका रीज़न ये, बस इतना ही करते हैं। तो लिमिटेड रिव्यू में ज़्यादा काम होता नहीं है, एंड रफली 10-15 दिन चलते हैं लिमिटेड रिव्यूज़, एंड ज़्यादा वो भी नहीं होता इसके अंदर वर्कलोड। कुछ दिन होते हैं जिसके अंदर आपको सैटरडेज़ पे काम करना पड़ता है, एंड कुछ टाइम होता है जिसके अंदर आपको रात को 11-12 बजे तक बैठना पड़ता है। कुछ दिन ही होते हैं, बट ज़्यादा नहीं होता। तो लिमिटेड रिव्यू का यही है। रही बात मेरे क्लाइंट की, तो एक चीज़ होती है यार, डेलोइट में मैंने देखा है जितने आर्टिकल्स ने मेरे साथ ज्वाइन किया उनको दो से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले नहीं। बहुत बड़ा क्लाइंट है तो सिंगल, अदरवाइज कुछ छोटे क्लाइंट्स हैं तो दो, कुछ बहुत ही छोटे हैं तो 3 क्लाइंट्स मिल गए, उससे ज़्यादा उनको काम नहीं मिला। एरियाज़ की बात करें तो जैसे अब एरियाज़ अलग अलग बेसिस पे बंटे होते हैं बड़े क्लाइंट्स के ऊपर। जैसे हीरो में काम कर रहा हूँ मैं, अभी हीरो के ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि प्लांट वाइज एरिया बंटे होते हैं, एंड एक कॉरपोरेट का जो मेन पूरा हीरो लेवल के कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनके एरियाज़ है। तो अभी प्लांट वाइज आपको एरिया मिल जाते हैं कि या तो तू पूरी प्लांट ले ले या इस प्लांट के ये एरियाज तू कर ले, ठीक है। अदरवाइज आपको दूसरे जो कंपनीज़ है जिनके अंदर प्लांट्स का पंगा नहीं होता, वहाँ पे आपको पूरी कंपनी लेवल पे एरियाज़ मिल जाते हैं। और अभी हीरो पे जैसे मुझे एक प्लांट दे दी पूरी, कि तू इस पूरी प्लांट के मेजोरिटी एरियाज संभाल ले, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको छोड़ के, तो प्लांट्स मिल जाती है, एंड दूसरी कंपनीज में आपको एरिया वाइज मिल जाता है। तो इस तरीके से रहता है। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं उनको रेवेन्यू के एरिया भी मिल गए बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, एंड कुछ दोस्त हैं जैसे एंड मेरी बात करें तो मुझे एक प्लांट मिल गई, एंड जो मेन एचएमसीएल लेवल के ऊपर कुछ एरियाज़ है वो भी मिल गए। तो इस तरीके से रहता है। तो एरियाज़ की डिस्ट्रीब्यूशन ये रहती है। एंड सच बताऊं तो अब अंडरस्टैंडिंग दो लिमिटेड रिव्यू मैंने कर लिए हैं स्टार्टिंग से। एक था जो सितंबर एंड क्वार्टर का था जब मैं नया नया ज्वाइन किया था, एंड एक दिसंबर एंड क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू था। अब स्टैट ऑडिट का टाइम आएगा तो अब चीज़ें और समझ में आने लगेगी दो लिमिटेड रिव्यूज़ के बाद। तो ये रहता है ऑडिट के अंदर।
स्टैट ऑडिट में बहुत बिजी रहते हैं। दिस इज़ रफली अराउंड मार्च एंड के हफ्ते 10 दिन बाद शुरू हो जाता है एंड 1 महीने या जो बेसिकली फाइनेंशियल साइन होने होते हैं तब तक रहता है। तो 1 महीने सवा महीने रहता है एंड काफ़ी बिजी टाइम रहता है भाई ये। आप सुबह आ रहे हो टाइम से, रात को 11-12 बजे तक निकल रहे हो। सैटरडे संडेज़ भी मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से यूजुअली वर्किंग रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिजी टाइम, काफ़ी हेक्टिक रहता है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है। सो ये एक ही बार आता है साल में। सो उसका कोई है नहीं, बट स्टैट ऑडिट इज़ द रियल थिंग जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं। लिमिटेड रिव्यूज़ तो उसका छोटा भाई है और कुछ भी नहीं। तो ये था स्टैट ऑडिट एंड इसकी चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करी। तो स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था तो रफली टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा था। सितंबर के स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था एंड अक्टूबर एंड के अंदर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है। तो मैंने हीरो एंड इसकी सब्सिडरी का टैक्स ऑडिट भी किया था। बट उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता था भाई, तो ऐसे ही जो दिमाग के सामने आता था कर देते थे रोबोट बन के। ये एक काफ़ी टेंडेंसी आप देखोगे बिग फोर के अंदर या कभी भी कहीं पे भी देखोगे आर्टिकल्स के अंदर होती है एंड सबके अंदर, मेरे साथ भी होता था कि आपको कोई काम दे दिया, आप बस बिना अंडरस्टैंडिंग के उसको रोबोट की तरह करे जा रहे हो। तो ये टेंडेंसी होती है। तो अगर आप अभी आर्टिकलशिप शुरू कर रहे हो या फिर आप आर्टिकलशिप के दौरान भी हो, तो मेक श्योर कि आप इतने फोकस्ड माइंडफुल रहो एंड इतने प्रेजेंट मोमेंट में रहो कि आप बस रोबोट की तरह काम नहीं करे जा रहे, बिकॉज ये टेंडेंसी सबके साथ होती है। सो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। टाइमिंग्स आपको पता ही है, डेलोइट की यूजुअली 11 से 7 तक रहती है नॉर्मल डेज़ पे। एलआर की मैंने लिमिटेड रिव्यू की आपको बता दी है एंड रही बात स्टैट ऑडिट की, तो वो आगे पता चलेगा, तो उसके साथ साथ आपको भी पता चलता रहेगा, ठीक है। टाइमिंग्स यही रहती है। एंड कल्चर की बात करें तो कल्चर भाई डिपेंड होता है टीम टू टीम, क्योंकि आप पूरे दिन ऑफिस नहीं जाते डेली। आप 50% ऑफ द टाइम क्लाइंट प्लेस पे होते हो, 50% ऑफ द टाइम ऑफिस में होते हो एंड उसके अंदर भी आप ऑफिस में भी अपनी टीम के साथ ही बैठते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर जाके कहीं पे भी किसी और के साथ बैठ रहे हो, तो अपनी टीम के साथ ही बैठ रहे हो। तो उसमें है क्या कि सारा जो कल्चर है आपका आपकी टीम ही है। ऑफिस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी टीम के साथ आपको 24 घंटे रहना है। तो आपकी टीम का कल्चर कैसा है, आपकी टीम के सीनियर्स कैसे हैं, कितना वो इन्जॉय करते हैं, बाहर जाने का कितना कल्चर है, टॉक्सिक है या नहीं है, सपोर्टिव कल्चर है, सिखाते हैं या नहीं है, वो सब चीज़ें हर टीम पे डिपेंड करती है। तो उस चीज़ के बारे में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, सबके लिए ये अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड रही बात लर्निंग आउटकम की, जो ऑडिट के अंदर लर्निंग आउटकम है, तो मैं यही मानूंगा कि अभी यार एटलीस्ट 6 महीने तो आपको समझने में लगते हैं कि मुझे सीखना क्या है। 6 महीने तो प्रोसेस करने में लग जाते हैं चीज़ें। अब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे सीखना क्या है, किस तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब तक देयर वर सम थिंग्स जो मैं अब तक करता आ रहा हूँ, बट मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, या कि ये चीज़ कर है क्या एक्चुअल में। मैं बस करे जा रहा हूँ उस चीज़ को, पेपर बना रहा हूँ। क्योंकि बिग फोर में आप देखोगे एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्राइम होती है भाई। इट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके कारण क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। आप काम कम करते हो, डॉक्यूमेंट ज़्यादा करते हो, जिसके कारण मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आई वॉज ओनली फोकस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जब आपका रिव्यू करेगा आपका मैनेजर, वो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करेंगे, ठीक है। एंड आपका फिर फोकस ही उसी चीज़ पे रह जाता है कि मैं डॉक्यूमेंट 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 चीज़ों को बस सजाता रहूँ ताकि वो अच्छे से अच्छी दिखें। बट आपको अंदर से नहीं पता कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में, क्यों कर रहा हूँ, क्या है, कुछ पता ही नहीं। बस डॉक्यूमेंट करना है ताकि मैनेजर तारीफ़ कर दे। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचने की कोशिश करना। बिग फोर में चीज़ प्रेवलेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, बट उसके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेना। ये मेरा लेसन था। तो अब से मैं जितनी भी चीज़ें करूँगा उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग लूँगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन कम्स एट द लास्ट, बट येस करनी ज़रूरी है ऑब्वियसली। बट दिस इज़ द थिंग कि आप लोग भी ज़रूर लेसन लेना। आप लोग बिग फोर में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कि पेपर बनाना, वर्क पेपर बनाना इज़ नॉट ओनली द थिंग। आप पहले उस चीज़ को समझो, कंसेप्ट समझो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, उसके बाद उस चीज़ को करना, तभी फ़ायदा होगा। मुझे चीज़ें सीखते सीखते समझते 6 महीने लग गए। अब बचे हुए 1.5 साल में आर्टिकलशिप की इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग। अब बात करते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बिग फोर बेटर है दूसरे से। क्योंकि बिग फोर के अंदर आपको ब्रांड मिल जाता है भाई। आप आर्टिकलशिप में, मैं मानता हूँ कि मैं इतना नहीं सीखूंगा जितना एक मिड साइज़ वाला, मिड साइज़ मतलब ऐसी फर्म जिसके अंदर हर तरह के क्लाइंट है, लिस्टेड भी है एंड
छोटे क्लाइंट्स भी है एंड हर डोमेन का एक्सपोजर है। ऐसा बंदा मेरे से ज़्यादा सीखेगा हमेशा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। बट बिग फोर में आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव सीख लेते हो, जो कि है एक तो प्रेजेंटेशन, चीज़ों को सीख लेते हो, प्रेजेंटेशन का बहुत खेल है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन अच्छे से सीख लेते हो। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितनी भी बड़ी कंपनी में चल जाओगे तो सामने वाली भी तो बड़ी कंपनी है, तो ज़रूरी तो नहीं है आप उसके सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ जाके बैठे हो, नहीं, आपको अल्टीमेटली डील तो उसके अकाउंटेंट के साथ करना है। तो वो इतना कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट इंटरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा घूमने को मिलता क्योंकि क्लाइंट एक ही है। सेकेंडली बिग फोर की लोकेशंस बड़ी बड़ी हर सिटीज़ के अंदर है, तो अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने मुंबई जाना है तो वो मुंबई की टीम जाके कर ले, या वो मुंबई का क्लाइंट है तो मुंबई वाली टीम के पास होता है, ऐसा भी यूजुअली होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई घूमने का मौका भी नहीं मिलता। अब तक मैं कोई खास कोई घूमने वाली जगह पे गया नहीं। मार्च एंड पे आई एम गोइंग टू वडोदरा, तो देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी अब तक कोई खास मैं घूमने गया नहीं हूँ कहीं पे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। सो घूमने का कोई इतना नहीं मिलता, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आप घूम सकते हो। बट मिड साइज़ का नुकसान मेरे को एक ही था, दैट वाज़ कि मुझे ब्रांड ना मिलता। आपको पहले ही बताया कि रैंक के साथ आई वांटेड दैट ब्रांड, इसलिए मैं बिग फोर में आया। अदरवाइज़ मैं मिड साइज़ में जाता, बिकॉज़ अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको सीखने का वहीं मिलता है, बिग फोर में नहीं मिलता। ये मेरी एक वर्डिक्ट है, आप नहीं सीख सकते हो इतना बिग फोर में जितना आप वहाँ सीखते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको के ऊपर काम इतना होता है, ये कर दे वो कर दे। मैं लेजिट बताता हूँ, एक एक चीज़ को 4 से 5 बार डॉक्यूमेंट किया जाता है, सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी किया इधर पेस्ट किया। उसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लेबर करे जा रहे हो, बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, डिजिटल लेबर है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम यार, बट इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। आपको ब्रांड चाहिए तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बट दिस हैपन्स एंड सबके साथ होता है। ये मेरा कोई सिनेरियो नहीं है, इट्स नॉट अ थिंग पर्सनल टू मी। सभी के साथ होता है, सम पीपल से इट ओपनली ऑन सोशल मीडिया, सम डू नॉट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, नॉट जस्ट सीइंग द ग्लिटरी नेम्स ऑफ बिग फोर्स। आप बिग फोर्स में आना चाहें, आई डू नॉट वांट दैट। तो अच्छे से डिसीजन लेके आइए। एंड बिग फोर्स की लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है, इट्स जस्ट देयर द क्लाइंट्स आर सो बिग कि इनको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इनको सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आप मिड साइज़ में जाओगे, वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा किसी को, सो इसलिए वहाँ दिक्कत नहीं होती। कहाँ पे इन इन जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होती है, उनका इतना प्रेशर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द बिगर क्लाइंट्स। बिगर क्लाइंट्स पे सबकी नज़रें होती है, तो इसके कारण काफ़ी डिटेल में काम करना पड़ता है, जिसके कारण रिपीटिशन ऑफ वर्क भी होता है। बट उसका कोई इलाज नहीं है, बिकॉज़ द क्लाइंट्स आर बिगर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आप ये चीज़ को ज़रूर देखना, मोनोटोनस होता है काम, सीखने वाला सीख भी लेता है। अगर आपको सीखना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर को बोलना पड़ेगा मुझे ये काम सिखाओ, मुझे इस क्लाइंट पे डालो, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लोगे तो काम मिल जाएगा। अगर आप जस्ट जा कर के रोबोट की तरह काम करके वापस आना चाहते हैं, तो काम आपको भी वैसा ही रेजिडुअल सा काम दिया जाएगा कि सब ने सब अच्छे-अच्छे एरियाज़ ले लिए, उसके बाद जो रेजिडुअल एरियाज़ बच गए वो आपको मिल जाएँगे। बट अगर आप इनिशिएटिव लेके जाते हैं तो आपको अच्छा काम भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग फॉर बिग फोर। तो अब एक चीज़ की बात करते हैं कि डेलोइट कैसा है। प्राइमरली डेलोइट हैज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू इन द वर्ल्ड, तो नंबर 1 पे आ जाता है ऑन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड इंडिया में भी सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स बोल लो या सबसे ज़्यादा टर्नओवर वाले क्लाइंट्स डेलोइट के पास है। सो दैट इज़ अ थिंग, बट उससे अपनों को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपको तो एक ही क्लाइंट मिलेगा, आप सारे क्लाइंट जाके नहीं कर रहे। बट अगर इंटरनली देखें तो काफ़ी अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं। अब जैसे दिवाली है, दिवाली का सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी-मोड़ी पूजा पूजा वगैरह हो गई। ऑफ साइट होती है हर साल के एंड पे, वो हर एक फर्म में होती है। एंड उसी के साथ साथ अपना होली फेस्ट हो गया, एंड उसको छोड़ के ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है। हर 15-20 दिन में कोई एक आधी ट्रेनिंग हो जाती है, 20 महीने में तो एटलीस्ट एक बार हो ही जाती है। तो आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, सीख रहे हो, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। एंड उसको छोड़ के आर्टिकल्स का भी एक फेस्ट यहाँ पे हुआ था, फेस्ट था या कह लो कि एक पार्टी काइंड ऑफ थी। तो उसमें आर्टिकल्स जितने भी थे सिर्फ वही थे, कोई सीनियर्स नहीं थे उससे ज़्यादा, तो वो भी था। तो काफ़ी चीज़ें होती रहती है यहाँ पर, तो इन्जॉयबल है यार। मज़ा आता है आर्टिकलशिप के अंदर, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना इन्जॉय करना चाहते हो। अगर आप इन्जॉय नहीं करना चाहते, आप चीज़ों को अपने ऊपर ले रहे हो हर चीज़ को, तो आप इन्जॉय नहीं करोगे। मेरे साथ भी ऐसा फेज़ आता था कि मैं बस जाता था ऑफिस को, मतलब होता है ना कि आप बस लॉस्ट इनटू योर
थॉट्स के बस जा रहे हो, काम करके वापस आ रहे हो, किसी चीज़ से मतलब नहीं, तो वैसे भी हो सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू। आप इन्जॉय करना चाहते हो, इन्जॉय करने वाले भी हो सकते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मज़े लेने हैं तो भाई आपको खुद को अपना पर्सपेक्टिव बदल के इन्जॉय करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन द पास्ट 6 मंथ्स। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम लोगों ने इस वीडियो में मेजरली डिस्कस कर लिया किस तरीके से बिग फोर में आना है। पहली चीज़, मैंने स्टैट ऑडिट क्यों चूज़ किया है, स्टैट ऑडिट में काम क्या होता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लाइंट्स का क्या सीन रहता है, एंड उसको छोड़ के मिड साइज़ के ओवर मैंने बिग फोर क्यों चूज़ किया, एंड व्हाट वाज माय रिग्रेट। रिग्रेट मैंने बता दिया, बट उसका कोई इलाज नहीं है बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्रांड मिल रहा है। तो मिड साइज़ तो आई कैन गो एनी टाइम, और ऑब्वियसली बिग फोर भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, सीए बनने के बाद भी आ सकते थे। ये अपॉर्चुनिटी लगी तो ये आ गए। अब आपके पास अगर दो अपॉर्चुनिटीज़ है, आप दो रस्तों पे एक साथ तो नहीं चल सकते हो, यू हैव टू चूज़ वन, दूसरे को छोड़ना पड़ता है। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा रास्ता है तो भी छोड़ना पड़ेगा। आई वुड हैव, मेरे पास अगर होता कुछ जुगाड़ होता तो मैं दूसरा रास्ता भी ज़रूर चूज़ करता, बट इट्स ओके। यहाँ पे आगे दिस इज़ ऑल्सो गुड पाथ। एंड रही बात इंडस्ट्रियल वगैरह की, तो देखेंगे आगे जैसे भी अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है तो इंडस्ट्रियल करेंगे, अदरवाइज़ यहीं रहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मेरा कवर कर लिया। हाँ, रही बात स्टाइपेंड की, स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में 15,000 है यहाँ पे, एंड सेकंड ईयर में 20,000 है। पहले थर्ड ईयर होता था आर्टिकलशिप का तो 25 थी, बट अब 15 और 20,000 रहती है। तो ये स्टाइपेंड का है। एंड रीइंबर्समेंट्स की बात करूँ तो सारी मिल जाती है। क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, वही फिर से बात है टीम टू टीम। हमारी टीम का रीइंबर्समेंट का कल्चर काफ़ी अच्छा है, तो रीइंबर्समेंट्स हो जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं आती। सो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो में कवर कर ली, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड 6 महीने के। एंड मेरी जो लर्निंग्स थी वो भी आपको बता दी कि भाई काम आपको इनिशिएटिव से मिलेगा, एंड आपको शिद्दत से काम करना है, समझ के करना है, रोबोट बन के काम मत करना, तो ही सीखोगे। एंड हर रोज़ आने के बाद ऑफिस से चीज़ों को मन में थोड़ा सोचना कि यार आज मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ, मैं इसको कैसे बेटर करूँ। नेटवर्क करना सीखना यहाँ पे भाई। अगर आप खुद के अंदर खोए रहोगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। अगर आप सबसे जाके मिल रहे हो, नेटवर्क कर रहे हो, किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यू ले रहे हो, आज किसी से मिले तो 4 दिन बाद उससे वापस भाई से मिलना, 20 दिन बाद उस भाई को रैंडमली कॉल करके बात करना, कनेक्टेड रहना, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी। काम निकलवाना सीखना होगा, प्रेशर हैंडलिंग सीखनी होगी, ये सब चीज़ें सीख जाते हो और हर फर्म में सीखोगे। बिग फोर को स्पेसिफिक मत मान के करना। तो यू कैन लर्न दीज थिंग्स, बट मैंने यही बोला कि 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस ये था। इसको मैं आगे लेसन्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड अगर आप अभी आर्टिकलशिप शुरू कर रहे हैं तो आप अभी से इम्प्लीमेंट करके अपने 6 महीनों को और भी यूज़फुल कर सकते हैं। बाकी टाइम के साथ हर इंसान लेसन सीख जाता है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम लाइफ में वी आर डूइंग अ जॉब एंड ऑल दिस स्टफ। तो काफ़ी अच्छा रहता है, अलग रहता है एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग्स। तो ठीक है, सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखिए। आई वांट कि आप अपने जो फर्स्ट 6 महीने हैं उनको और बेटर कर लें। मैंने जो गलतियाँ की उसको रिपीट ना करें, उनसे भी सीखिए। एंड आप जहाँ पे भी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, कोई लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे सीनियर्स देखे हैं जिन्होंने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी है और आज भी बिग फोर में है, बट वो लोग इतना काम नहीं जानते जितना कोई मिड साइज से आर्टिकलशिप करने के बाद बिग फोर में आने के बाद जानता है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप बिग फोर से आर्टिकलशिप ही करोगे तो आपकी लाइफ बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिड साइज से करके भी आप यहाँ पे आ सकते हो। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। कभी भी जहाँ पे आपको बेस्ट, अपना बेस्ट ट्राई करो, जो भी फर्म मिलती है फिर उसको एक्सेप्ट करो। एंड अपना उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश करो। एंड अगर नहीं मिलती तो चेंज करो भाई, पर डू नॉट क्राई अबाउट योर सिचुएशन, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपका करियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू वॉट यू कैन डू, जो भी बेस्ट कर सकते हो करो। बट अगर एक जगह पे आ गए हो तो मन को ऐसे उठाना मत कि मैं तो यहाँ आ गया, मैं कुछ नहीं सीखूंगा, एंड मेरे 6 महीने अब आर्टिकलशिप ऐसे ही निकाल दूंगा, सब बेकार है, लाइफ बेकार। ये सब चीज़ें शुरू मत कर लेना। जहाँ पे हो हर चीज़ से सीखो, क्योंकि मैंने देख लिया है ये चीज़ कि हर एक डोमेन का इंसान, हर एक फर्म का, मिड साइज़ हो चाहे बिग फोर हो, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। यानी कि बेसिक मतलब ये है कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एंड ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीखते हो, कितना इनिशिएटिव लेते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना सीख सको सीखो एंड आगे बढ़ो। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। एंड कोई भी एक करियर के अंदर एक जगह पे जाके कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि मैं बिग फोर में आ गया, कोई और नहीं गया तो वो मेरे से कम सक्सेसफुल हो गया। आगे जाके सब बराबर हो जाते हैं आगे, क्योंकि कोई करियर अपना 2 साल का नहीं है कि आप 2 साल करियर में हो। करियर तो आगे 15-20 साल का और है ना। तो उसके अंदर भी मेहनत कर सकते हैं भाई। तो इट्स नथिंग लाइक दैट। अच्छे से मेहनत करो,
जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो रहा है, अच्छे से मेहनत करो, एक्सेप्ट योर वट एवर यू गेट, एक्सेप्ट करो और उसको एम्ब्रेस करो। चेंज कर सकते हो चेंज करो, दैट्स इट, बट अपना टाइम वेस्ट मत करना, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। बाकी अपनी आर्टिकलशिप को ज़रूर इन्जॉय करना, इन्जॉयबल पीरियड होता है, एंड मस्ती ज़रूर मारना, दोस्त बनाना, एंड कलीग्स मत बनाना, सिर्फ दोस्त भी बनाना भाई। तो मज़े मारो फुल, एंड टाइम ज़रूर इन्जॉय करना, एंड बहुत कुछ सीखोगे आप आर्टिकलशिप में। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपको अच्छी से अच्छी जगह जहाँ पे आपकी डिज़ायर्ड फॉर्म है वहाँ आर्टिकलशिप मिले, एंड आप अच्छे से सीखें एंड बहुत ग्रो करें लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कोई भी क्वेरीज है या सजेशंस है या इंप्रूवमेंट्स है या फिर अप्रिसिएशन है, कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।